तो देखो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी जो है बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। करंट सेंसिटिविटी हो सकता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो सकता है, मेघोम सेंसिटिविटी हो सकता है। तो करंट सेंसिटिविटी देखते हैं। तो देखो करंट सेंसिटिविटी होता क्या है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट करंट, यानी एक यूनिट करंट का मतलब मान लो 1 एम्पियर करंट है ना। यूनिट करंट कहने का मतलब 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट जो है वो कितना डिफ्लेक्शन तुम्हारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो ये करंट सेंसिटिविटी जो है इस तरह से हम दिखा थीटा एफ के। देखो अब देखो दो तरीके का डिफ्लेक्शन है। तो थीटा एफ मिरर का डिफ्लेक्शन, और दूसरा डी जो डिस्टेंस कितना एमएम में आया वो, है ना। तो दोनों दोनों के टर्म में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। देखो तो करंट सेंसिटिविटी तुम्हारा क्या होगा, थीटा एफ बाई आई, है ना। थीटा एफ बाई आई, तो थीटा एफ का वैल्यू तुम्हारा लेकिन जानते हो क्या, जी आई बाई के होता है ना। अभी ना हम लोग प्रूफ किए थीटा आई इक्वल टू जी आई बाई के, ठीक। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें से आई आई कैंसिल हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी जो तुम्हारा आएगा एस आई है, ये लिखा हुआ करंट सेंसिटिविटी एस आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी बाई के रेडियन पर एम्पियर, ठीक है। और तुम लोग जानते हो कि ये जी इक्वल टू कितना होता है, बी एन ए होता है ना। यानी कि जी बी एन ए होता है। इसका मतलब है कि इसका करंट सेंसिटिविटी जितना ज्यादा ये जी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का। इसीलिए हमेशा कोशिश किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा स्ट्रांग रहे, तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में अगर ज्यादा रहे तो एन का वैल्यू ज्यादा होगा। एरिया अगर कॉइल का ज्यादा है तो वो तो ए ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स अगर ज्यादा होते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, इसका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब है कि एक एम्पियर करंट दोगे तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। सिमिलरली के का वैल्यू अगर कम रहेगा तब जाके इसका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि के क्या है तुम्हारा, जी जो तुम्हारा ऑल्सो तुम्हारा जो है तुम्हारा ऑल्सो जो तुम्हारा ये एस आई है ऑल्सो ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के, है ना। तो के का वैल्यू अगर तुम्हारा ज्यादा होगा तब जाके तुम्हारा ये कम हो जाएगा, है ना। तो हमको अगर मान लो सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए तो हम के का वैल्यू क्या रख करेंगे, ज्यादा रखेंगे कि कम रखेंगे, बताओ तुम लोग। सेंसिटिविटी हमको ज्यादा चाहिए तो के का वैल्यू क्या रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए कि कम करना चाहिए, कम रखना चाहिए सर। कम सर। ठीक है। तो के का वैल्यू कम चाहिए, के का वैल्यू अगर हम लोग कम रखेंगे, है ना, के का वैल्यू अगर हम लोग कम रखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये सेंसिटिविटी तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये इस इक्वेशन से इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला कि सेंसिटिविटी हम लोग कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हम तुमको क्या बताया कि ये तो मिरर का डिफ्लेक्शन होता है, थीटा है मिरर का डिफ्लेक्शन होता है। हम तो रीडिंग लेते हैं किस पे, एक स्केल पे। तो स्केल के टर्म में देखो कैसे दिया जाता है, while doing practical work the sensitivity is expressed in terms of scale division per microampere, समझे। यानी कि स्केल का डिवीजन जो तुम्हारा है एमएम में, है ना, पर माइक्रोएम्पियर। यानी कि एक्चुअल क्या होता है ना कि तुम्हारा 1 एम्पियर करंट बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग गैल्वेनोमीटर ना यूज करते हैं ना बहुत कम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, या फिर जस्ट डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या, ये 1 एम्पियर के कंपैरिजन में ना देख के क्या करेंगे, माइक्रो एम्पियर के कंपैरिजन में देखेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर पे कितना एमएम का डिफ्लेक्शन हो रहा है, समझे। तो करंट सेंसिटिविटी वैसे भी डिफाइन कर सकते हो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट, ऐसे भी बोल सकते हो। ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्रेस इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो देखो अब जब तुम इसको माइक्रो एम्पियर में कर दिए हो करंट को ना, पहले तो तुम्हारा यही फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला तुम्हारा शुरुआत में यही था, है ना, बटा आई था, तो आई एम्पियर में था। तो हम यहाँ पे जब इसको माइक्रो एम्पियर कर रहे हैं, ठीक, यूनिट में माइक्रो डाल रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने पड़ा। यानी कि ये जो आई जो है यहाँ पे करंट किस में है जी, एम्पियर में, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो आई करंट यूज किए हैं वो एम्पियर में रहेगा। उस एम्पियर में हम क्या किए, बस 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ताकि ओवरऑल जो तुम्हारा है, ओवरऑल तुम्हारा एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर में, है ना। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, ध्यान देना, ठीक है, ठीक ना। ठीक है, तो समझ गए तुम लोग। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब देखो D का जो वैल्यू होता है, मान लो स्केल तुम्हारा 1 मीटर अवे रखा हुआ है, तो D का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो जी, D इक्वल टू 1000 इंटू 2F 2 थीटा F, है ना।
तो ऐसा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 इंटू 2 थीटा एफ बाई 10⁻6 ऐसे लिख सकते हो। मतलब तो फिर वापस से थीटा एफ के टर्म में आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये वापस से थीटा एफ के टर्म में आ जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है भाई, इसको इतना इतना ही से हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, तो या ये यूज किए, ये यूज कीजिए, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा है mm पर माइक्रो एम्पियर, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, पहला कौन सा होगा जी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर का यूज करंट के आमीटर के रूप में कर सकते हो, वोल्ट मीटर के रूप में कर सकते हो, है ना। तो वोल्टेज के टर्म में हम लोग क्या सेंसिटिविटी होगा, तो देखो स्केल डिवीजन पर यूनिट वोल्टेज, है ना, कि एक अगर वोल्टेज हम लोग गैल्वेनोमीटर पे दे रहे हैं, यानी कि पर यूनिट वोल्टेज इम्प्रेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर, अगर एक यूनिट हम लोग गैल्वेनोमीटर पे वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, है ना, वो बताता है उसका सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो, तो जैसे इसमें क्या करेंगे, वही जो ये फॉर्मूला था ना यहाँ पे, डी ये इंटू ये जो डिफ्लेक्शन के टर्म में था ना, अब ये जो इसके बट्टा में सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, वोल्टेज ले आएंगे। तो वोल्टेज कैसे लेके आया जाता है भाई, तो वोल्टेज के लिए आपको बस मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो वी एम इक्वल टू आई जी इंटू आर, देखो तो इसके ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला ये हुआ, डी बाई वी एम हुआ, है ना। तो चूंकि माइक्रो वोल्ट है, सुनो, तो वी एम इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आई इंटू आर जी, जैसे रहता था ना पीएमएमसी में आई एम इंटू आर एम हम लोग कर रहे थे ना बार बार। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मीटर का जो वोल्टेज हो गया वो वी एम इंटू आई इंटू आर जी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आई इंटू आर जी, और जो पुराना जो तुम्हारा ये था क्या कहते हैं 10⁻6, यहाँ पे किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइक्रो वोल्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो माइक्रो वोल्ट यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 10⁻6 से कर लिख दिए हैं। ठीक है, अभी देखो फिर वो गैल्वेनोमीटर अगर एक विथ स्केल A1 मीटर अभी रखा गया है, ठीक, ऑन स्केल डिवीजन 1 पर मीटर, तब जाके तुम्हारा ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखें तो डी का वैल्यू क्या यूज करेंगे जी, 2000 इंटू थीटा एफ। ठीक है, डी का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 2000 इंटू थीटा एफ। कहाँ से लेके आ रहे हैं, देखो यहाँ से लेके आ रहे हैं 2000 इंटू थीटा एफ। ये जो फॉर्मूला है ना, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, एस बी इक्वल टू 2000 इंटू थीटा एफ इंटू आई इंटू आर जी इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली फॉर्मूला इस टर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा एम पर माइक्रो वोल्ट के टर्म में तुम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, थीटा एफ का थीटा एफ का जी आई बाई के यूज कर लिया गया यहाँ पे। अरे देखो इसमें दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग बोलो। समझ रहे हो कैसे कैसे यहाँ तक आया, बताओ भाई लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ हुआ है वैसे ही इस फॉर्मूला में कुछ किया नहीं गया है, बस इसमें आई इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दे, आर जी से मीटर के रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर, बस यही टर्म आया है, बाकी सारा टर्म पुराने वाले जैसा ही है। ठीक है, थर्ड टर्म जो आता है वो है मेगोम सेंसिटिविटी, वो देख लेते हैं है क्या। तो मेगोम सेंसिटिविटी इज द सेंसिटिविटी is the resistance of circuit in mega ohm so that deflection will be one scale division with 1 volt impressed into the circuit। देखो बोला ना कि जो सर्किट का रेसिस्टेंस है वो मेगा ओम में हम लोग अगर देखें तो कितना होना चाहिए, सो दैट कि हम एक वोल्टेज जब दें ना तो आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं हो, एक सेंटीमीटर का, एक एमएम का, है ना। यानी कि हम चाहते हैं कि मेरा मीटर जो है इस तरह से हो कि 1 वोल्ट दे तो 1 mm घूमे, तो मेरा कैलिब्रेशन अच्छा हो जाएगा कि नहीं जी, हमको पता चल जाएगा कि 2 वोल्ट घूमा तो मतलब 2 mm हुआ तो इसका मतलब 2 वोल्ट है, 3 mm हुआ तो 3 वोल्ट है। ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं, अगर मेरा हम अगर ऐसा कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम यही करते हैं कि एक सर्टेन मतलब हम फिक्स एक रेसिस्टेंस सर्किट में लगाते हैं, तो वो सर्किट ऐसा ऐड करते हैं, ठीक, कि तुम्हारा तुम एक अगर 1 वोल्ट दोगे तो 1 mm का डिफ्लेक्शन देगा। अब वो उस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मतलब वैसे केस में टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, वही हम लोग को फाइंड करना है, और उसी को क्या कहते हैं, मेगोम सेंसिटिविटी कहते हैं। समझ गए, ठीक है।
तो समझ गए ना पर्पस क्या है हम लोगों को? हम लोगों को क्या चाहिए जी? हम लोगों को चाहिए कि हम 1 वोल्ट दे तो 1 mm का डिफ्लेक्शन हो। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं, कि 2 mm होगा तो हम समझ जाएंगे कि 2 वोल्ट है। ठीक है, स्केल हमारा लीनियर हो जाएगा एक तरीके से, हम लोग को मतलब कैलिब्रेशन हो गया मेरा। ठीक, तो वैसा इसके लिए अब वही उतना चीज करने के लिए ओम मेगा ओम कितना लगाना पड़ेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। देखो, एज द कॉइल रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन, ये जो आरजी होता है ना, ये कॉइल का रेसिस्टेंस होता है, ये नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत छोटा होता है ये, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लो 0 कर दिए, तो जो भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमको लगाना है वो टोटल का टोटल हमको मान लेते हैं कि जो तुम रेसिस्टेंस लगाओगे, सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो तुम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाए, समझे। तो पहले से तुम्हारा ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अपना मौजूद है, इन दोनों का रेसिस्टेंस कितना मेगा ओम होगा, ताकि तुम्हारा स्केल क्या करे, 1 वोल्ट पे 1 mm डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, तो हम ये कहें, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, ये इन दोनों के एडिशन के जगह पे, क्योंकि आरजी जो है ये बहुत छोटा है, किससे, आर एक्सटर्नल से रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको ऑलमोस्ट हम 0 मान लेंगे, है ना। अब तो हम मेगा ओम सेंसिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि, ठीक है, तो मेगा ओम सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर सो दैट 1 वोल्ट गिव डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन, है ना। इसका मतलब है कि बाहर से हमको कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है सर्किट में, सो दैट कि 1 वोल्ट का अगर हम लोग वोल्टेज डालें मीटर पे तो 1 mm का डिफ्लेक्शन हो। समझ गए, हमारा यही पर्पस है। ठीक है, समझ गए ना, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना डालें ताकि तुम्हारे मेरा मेरा डिफ्लेक्शन कितना मिले, 1 क्या मिले, 1 mm का मिले। ठीक है, इन फैक्ट मेगा ओम सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो एम्पियर पर स्केल डिवीजन। तो ये चीज देखा गया कि ये करंट सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है ना, ये मेगा ओम सेंसिटिविटी जो होता है वो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी होता है, समझे। मतलब कि हमको मतलब हमको क्या करना था भाई, हमको जो है मेगा ओम में वैल्यू निकालना था ना, तो देखो कैसे निकाले, तो वो तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी के टर्म में ही निकल जाएगा। देखो, तो रेजिस्टेंस इन मेगा ओम टू गिव अ डिफ्लेक्शन 1 स्केल विथ 1 वोल्ट। ठीक, तो क्या किए हम लोग, देखो ये बताओ, यहां से समझो, तुम लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है जी, वी बाई आई, इतना तो सबको पता है ना, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम लोगों को वोल्टेज का वैल्यू कितना देना है जी, 1 वोल्ट देना है, तब जाके हमको डिफ्लेक्शन चेक करना है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, वोल्टेज को 1 वोल्ट कर दिए यहाँ पे, है ना। देखो, आर इक्वल टू वी आई है ना, इसमें हम लोग क्या किए, वोल्टेज को 1 वोल्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ ऊपर में हम लोग 1 वोल्ट लिखेंगे, तो है ना, तो ये आर इक्वल टू वी बाई आई क्या है, ये मेगा ओम है, सॉरी ओम में है। ठीक है, वी बाई आई ओम में है। अब यहाँ वी बाई आई है, यहाँ पे आई किस में है जी, एम्पियर में है ना, ये एम्पियर में है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो ये आई एम्पियर में हो गया। अब हम क्या किए, हमको इस ओम को मेगा ओम में बदलना है, तो यानी कि मेगा ओम का मतलब ऊपर में मेगा डालेंगे तो नीचे में भी हम लोग को 10⁻6 डालना पड़ेगा, समझे। ऊपर में हम लोग 10⁻6, मेगा का मतलब 10⁻6, तो ऊपर में 10⁻6 डाले तो नीचे में भी 10⁻6 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे मेगा ओम लिख दिए और यहाँ पे नीचे में 10⁻6 डाल दिए। ठीक है, तो इतना लिख दिए। अब ये मेगा ओम हो गया। अब हम इसी चीज को चाहते हैं मेगा ओम पर स्केल डिवीजन निकालने के लिए, तो पर स्केल डिवीजन का मतलब, तो हमको इस यहाँ पे पर स्केल डिवीजन लिखा है तो यहाँ पे हमको डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसीलिए इसको साइड में नोट करके लिख लेना, ताकि तुमको पता चले कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखे हैं, समझे। तो देखो, यही फॉर्मूला को हम यहाँ लिखे ना, डी इक्वल टू आई इंटू 10⁻6 मेगा ओम पर स्केल डिवीजन, समझ गए। तो ये सर डी तुम्हारा का निकल मतलब गया, क्या हुआ? किसका, डी का मतलब? डी तुम्हारा ये यहाँ हम लोग जो डी यूज कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा स्केल है, स्केल में कितना डिवीजन शो किया, स्केल में यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हुआ, और एमएम में कितना आएगा, समझे। ये जो स्केल है ना, स्केल में कितना डिस्टेंस गया उसी को हम लोग यहाँ पे डी यूज किए। ये मीटर का अपना ये चौड़ाई को समझ लेना, समझे। यहाँ पे एक्चुअली डी दो बार यूज हो गया है, एक तो डी हम लोग लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ कॉइल यूज कर लिए हैं। ठीक है,
लेकिन हमें यहाँ डी क्या किस लिए यूज कर रहे थे, ये वाला जो डी है वो तुम्हारा इसका है, ये स्केल कितने दूर का, कितना दूरी यहाँ पे दिखा मिरर के द्वारा जो है, कितना जो मिरर जो लाइट इंसिडेंट की है ना जी, तो वो स्केल पे लाइट रिफ्लेक्ट आएगा, तो कितना डिस्टेंस पे आया वही डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा मेगोम सेंसिटिविटी इस तरह से, है ना। अब क्या किया, अब इसी चीज को हम लोग डी का वैल्यू क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू क्या यूज करते हैं जी, 2000 इंटू थीटा एफ, ठीक। तो यहाँ पे 2000 थीटा एफ यूज करेंगे, ठीक है। एंड थीटा एफ का वैल्यू हम कितना यूज करेंगे, जी आई बाई के। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला जो है मेगोम सेंसिटिविटी, ये तुम्हारा आ जाएगा इतना, देखो यहाँ पे जैसे आया है ना, ठीक है। तो तुम्हारा एस नॉट इक्वल टू कितना आ गया, देखो डी की जगह पे हम लोग 2000 थीटा एफ लिख दिए, थीटा एफ की जगह पे हम लोग क्या लिखे, जी आई बाई के लिख दिए, और यहाँ पे कितना था 10⁻6 था, है ना। तो 10⁻6 था, तो ये जी आई बाई के, नीचे में तुम्हारा आई था ना यहाँ पे, तो ये आई आई कैंसिल हो गया, है ना। और 2000 में 10⁻6 से जब तुम डिवाइड करोगे ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो ये मेगोम सेंसिटिविटी का यस फॉर्मूला सर। होता है, ये गैल्वेनोमीटर में पूछता है, इसी वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले बस नॉलेज में रखें, है ना। इलेक्ट्रिकल वाला ये तुम चैप्टर गैल्वेनोमीटर अपने नोट्स में मत डालना, ठीक है। सीख लिए हो, अच्छी बात है, इसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहाँ से कौन पूछ दे, ठीक है। लेकिन थ्योरी में मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का कहानी यहाँ तक हुआ। गैल्वेनोमीटर में एक और चीज बच गया तुम्हारा, उसका डायनेमिक बिहेवियर, समझ गए। गैल्वेनोमीटर में भी क्या बच गया है, डायनेमिक बिहेवियर, ठीक। तो देखो डायनेमिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है, पहले वो समझ लो, ठीक है। जैसे डायनेमिक बिहेवियर में हम लोग वो चीज देखते हैं कि जैसे इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट कितने तेजी से रिस्पॉन्स करेगा, है ना, कितना जल्दी वो फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा, कितना वाइब्रेट करेगा, कितना ऑसिलेट करेगा, ये सारा चीज जो है उसका मोशन का स्टडी जो है वही है डायनेमिक बिहेवियर, समझे। हम लोग इसके मोशन का स्टडी कर रहे हैं, तो कहेंगे क्या कहेंगे कि उसके डायनेमिक बिहेवियर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो देखो, अब हम लोग मोशन पे जब हम लोग किसी भी चीज का आते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि टोटल फोर्स क्या लग रहा है ना, टोटल फोर्स सर्किट में कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है मोशन तुम्हारा लीनियर तो है नहीं, मोशन कैसा है भाई, एंगुलर मोशन है ना, एंगल में घूम रहा है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग टॉर्क देखेंगे। तो हम लोग अब जब टॉर्क देखें तो हम लोग को तो पहले बहुत सारी चीजें पता है, जैसे क्या पता है जी, कि एक डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है जो इंस्ट्रूमेंट को मूव कराने में मदद करता है, ठीक है। तो एक तो डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू जी इंटू आई, ये तो पता हो गया ना, पहला चीज तो ये हो गया। उसके अलावा क्या क्या टॉर्क लगता है जी, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है उसके अपोजिशन में, है ना, क्या लगता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। देखो तो ये इसका डायरेक्शन इस तरह से है, तो देखो कंट्रोलिंग टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं। ये कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होता है, के थीटा होता है। इसके अलावा और भी टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया डैम्पिंग टॉर्क। इसके अलावा जो है उसका मास है, समझे, फ्रिक्शन लगता है, जो टोटल मास जो है ना वो होता है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया टॉर्क। तो ये मास हो गया, ठीक है। तो इनर्शिया टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया। अब तुम लोग सोचोगे सर ये इनर्शिया टॉर्क का फॉर्मूला इतना कैसे होता है, डैम्पिंग टॉर्क का फॉर्मूला इतना कैसे होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क का तुम लोग को तो पता है के थीटा होता है ना जी। कंट्रोलिंग टॉर्क तो सबको पता है ना जी कि के थीटा होता है, ठीक। डैम्पिंग टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क जानना है, तो इनर्शिया टॉर्क वाला कहानी बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, F इक्वल टू एम ए तुम लोग सब कुछ जानते हो, है ना जी।
F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक। तो और लीनियर एक्सेलरेशन में जब हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ए जो होता है वो क्या होता है कि डीवी बाई डी टी, है ना, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना जी। और इसी को लिख सकते हो डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, यानी कि जो वेलोसिटी होता है dx बाई dt होता है, dx क्या है, और मोशन है तुम्हारा, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो इसी का एनालॉजी होता है सर्कुलर मोशन में। क्या होता है, देखो सर्कुलर मोशन में m का जो एनालॉजी होता है वो होता है इनर्शिया। मास को हम लोग इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर मोशन में। तो ये तुम्हारा इनर्शिया को हम लोग जे से यहाँ दिखाए हैं, है ना, टी इक्वल टू जे इंटू अल्फा। यहाँ एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया देखो, तो ये अल्फा जैसे इसमें क्या होता है डी तुम्हारा इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, है ना। तो जैसे ये आया, इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अल्फा इक्वल टू इतना होता है, जैसे अल्फा इक्वल टू इतना होता है ना, वैसे ही सॉरी ए इक्वल टू जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, सिमिलरली तुम्हारा अल्फा इक्वल टू लीनियर मोशन एंगुलर मोशन में तुम्हारा मोशन किस में होता है जी, थीटा में होता है। तो एक्स के जगह पे हम लोग थीटा पुट कर दिए, मास के जगह पे हम लोग जे पुट कर दिए, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये मिल गया, समझ गए। तो इनर्शिया टॉर्क का फॉर्मूला यही हो गया, है ना, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज किए हैं। तो देखो, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुम लोग जानते हो, देयर आर 4 टॉर्क्स और एक्टिंग ऑन द मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में 4 टॉर्क एक्ट कर रहा है। पहला तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे बताया गया है, दूसरा तुम्हारा इनर्शिया टॉर्क, है ना, जहाँ ए जे इनर्शिया कांस्टेंट है, और यह डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तीसरा जो होता है डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो डैम्पिंग टॉर्क जानते हो मोशन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब तुम्हारा जितना मोशन जितना ज्यादा होगा ना उसी के अगेंस्ट होगा। अगर मोशन ज्यादा हो रहा है तो उसी के डैम्पिंग और ज्यादा होगा, है ना। तो डैम्पिंग टॉर्क इक्वल टू डी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो देखो, ये जे इनर्शिया कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे जो डी यूज किया उसको डैम्पिंग कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे फिर टीसी इक्वल टू के थीटा होता है, इसको क्या कहते हैं, के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसमें जो जी होता है इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा टॉर्क एक्ट करता है। हम लोग अब आगे देखेंगे कि ये टॉर्क का क्या काम है, ये एक्ट कर रहा है तो कैसे हो रहा है, समझ गए भाई लोग, ठीक है। अब तुम लोग मैकेनिक्स पढ़े होगे, है ना। मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते थे, अगर मान लो अगर तुम्हारा स्टीडी स्टेट कंडीशन में है इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर है, ठीक है, मतलब कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, तब क्या होता है कि ये जो टॉर्क जो है पास हम सब एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए लिखा जा सकता है फॉर एनी डिफ्लेक्शन थीटा एट एनी इंस्टेंट टी। तुम लिख सकते हो कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में ये सारा तीनों का तीनों टॉर्क लगेगा। देखो ये तीनों टॉर्क जो है इसके अगेंस्ट में लगेगा, तो तुम ये लिख सकते हो टी डी इक्वल टू टी आई प्लस टी डी प्लस टी सी, है ना। तो अभी सबका वैल्यू यहाँ यहाँ जो जो वैल्यू है ना, इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या किया इसमें पुट कर दिए, है ना। ये सारा का सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो थीटा जो वेरिएबल है ना वो है आउटपुट, है ना। थीटा क्या है, वो आउटपुट है, और इनपुट मेरे लिए क्या है, करंट है, समझ गए। तो ये रिलेशनशिप को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये लीनियर है, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो जी मैथ में, इधर राज सर पढ़ाए होंगे, कहीं पढ़े हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, वैसे भी नहीं भी पढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेकंड ऑर्डर ही है तो और इजी ही है, ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मेट ये रहता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम लोग ये पढ़े हुए हैं ना जी यस सर। में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है तुम लोग को पता है, फॉर्मूला फॉर्मूला पता है ना, इस तरह का फॉर्मूला लगता है, यस ठीक। सर। तो देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी को हम क्या करते हैं, m से डिनोट कर दिए, है ना। हम लोग क्या मान लिए, डी थीटा बाई हम लोग क्या किए ना, डी बाई डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या मान लिए, m, है ना, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की जगह हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को m लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ तो रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी,
So now we have a linear second degree differential equation whose solution is sum of complementary function and representing transient condition and a particular integral representing steady state condition. अब तुम लोग जानते हो जब भी इस तरह का आपका वीडियो और आवाज कुछ नहीं आ रहा है। सर तो बाहर सर चले चलते गए। हैं। पता नहीं अब आएंगे या ना आएंगे। सर निकल गया है। तो यहाँ हो गए थे, अपने से हो गया था वो। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलो भाई, हम लोग यहाँ तक ये इस इक्वेशन तक तो समझ गए, है कि नहीं, है ना? ये इक्वेशन तक तो आ गया बात। ठीक है, तो क्या बताया गया कि दो सॉल्यूशन होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा क्या होता है जी, तुम्हारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या किया जाता है ना, ट्रांजिएंट कंडीशन देखा जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जो इनपुट करंट है मान लो जीरो है, ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि इनपुट जो है वो क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, आई आई इक्वल टू जीरो कर दिए। ठीक, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ये आई इक्वल टू जीरो कर दिए, अब तब जाके इक्वेशन मेरा ये बचा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा जी? देखो, तो इसका इक्वेशन जो है तुम लोग जानते हो क्या होता है जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला तो सबको याद है कि नहीं जी, है ना? यस सर। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर लिए, है ना? तो इससे हमको m1 मिला और m2 मिला। देखो, एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। यहाँ पे दोनों में प्लस लिख दिया है क्या जी? नहीं सर, एक प्लस एक माइनस है। नहीं, यहाँ पे प्लस लिख दिया है ना दोनों यहाँ में। पर माइनस होगा। यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, एक में प्लस रहेगा, एक में तुम्हारा क्या रहेगा, माइनस माइनस माइनस। रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ यही वाला ABC यहाँ दिया हुआ है, उसमें हम लगा दिए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे m1 निकल गया और m2 निकल गया, इसलिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ये जो पार्टिकुलर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से दिया जाएगा, थीटा इक्वल टू a, मतलब अगर तुम्हारा रिलेशनशिप इस तरह निकलता है a m1t प्लस b पे पावर m2t। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन निकलता है। अब देखो, m1 और m2 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये तो डिपेंड करेगा ये सब वैल्यू पे, है ना? m1 और m2 का वैल्यू क्या आएगा ये तो डिपेंड करेगा इस सारे कंडीशन पे, है ना? तुम लोग जानते हो कि तीन कंडीशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा रुक जाओ, पहले इतना हम लोग देख लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ठीक, तो एक सॉल्यूशन ये होगा। फिर हम लोग आगे आते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल पे। ठीक, पार्टिकुलर इंटीग्रल पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग क्या देखते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होता है जी, इंस्ट्रूमेंट जाके तुम्हारा थीटा जो है थीटा पे पहुंच जाता है कि नहीं, बताओ? थीटा जो है स्टेडी इंस्ट्रूमेंट जाके मान लो पार्टिकुलर जगह पर रुक गया है, तो उस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा एफ हो जाता है ना? थीटा इक्वल टू थीटा एफ हो जाता है। और कोई ट्रांजिएंट मतलब थीटा अब जब कांस्टेंट हो गया तो तुम्हारा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी? थीटा जब कांस्टेंट हो गया, है ना, ये कांस्टेंट है, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, है ना? जीरो। जीरो हो जाएगा, एज थीटा इज कांस्टेंट, है ना? तो डिफरेंशिएशन विल बी जीरो।
ठीक है, थीटा जब कांस्टेंट है इसीलिए तुम्हारा सबका डिफरेंशिएशन जो है जीरो हो जाएगा। तो जो रिलेशनशिप है ये वाला, जो ये मेरे पास जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में सारा डिफरेंशिएशन वाला टर्म हम लोग जीरो कर दिए, है ना। और थीटा के जगह पे क्या पुट कर दिए जी, थीटा है। तो मेरे पास देखो इसी इक्वेशन में जब हम पुट किए ना, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, वो 1 बोलते हैं, है ना। तो जब इक्वेशन 1 बोलेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, ठीक है। Putting above conditions in equation 1, the final steady state deflection is theta is equal to gi by k। हो गया कि नहीं? ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम लोग पुट कर दिए तो तुम्हारा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू gi by k मिलेगा। समझ गए? देखो यहाँ पे k वही पुट किए, इस सब को हम लोग जीरो कर दिए तो k into थीटा इज इक्वल टू gi आया, तो थीटा इज इक्वल टू gi by k। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा ना, ये तुम्हारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है, यही तुम्हारा ये जो सॉल्यूशन अभी निकला ये पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन ये हो गया, इतना प्लस थीटा है। अब ये कहानी जो है, अब यहाँ के बाद से जो कहानी जो थोड़ा चेंज होता है ना, वो जो ये जो टर्म है ना डी स्क्वायर माइनस 4 kj, इसी के वजह से चेंज होता है, ठीक है। ये डी स्क्वायर माइनस 4 kj जो है इसी की वजह से। देखो अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक, समझे। उसी के हिसाब से ये रियल होगा, इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ये लोग पढ़े हो ना तुम लोग कि रियल रूट्स है, दो रूट्स आपस में बराबर हैं तब क्या कंडीशन होता है, दोनों रूट्स आपस में डिफरेंट है तब क्या होता है, दोनों रूट्स इमेजिनरी हो गए तब क्या होता है, ये पढ़े हो ना कंडीशन, 3 ग्रुप कंडीशन आता है। वही कंडीशन यहाँ पे अब एग्जिस्ट करेगा। चलो देखो ये जो बीच वाला जो टर्म है, अब देखो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि डी स्क्वायर जो है लेस देन 4 kj है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकता है ना जी कि इसमें डी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4 kj हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन की डी स्क्वायर बराबर 4 kj, बराबर हो सकता ज्यादा है हो। डी स्क्वायर ग्रेटर देन के से। हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग यहाँ बचपन में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ac से अगर बड़ा हो तो रूट्स क्या होते हैं, डिफरेंट और रियल होते हैं। पहला चीज हम लोग पढ़े थे। अगर बराबर हो तो रूट्स आर इक्वल होते हैं, अगर लेस देन हो तो रूट्स आर इमेजिनरी होते हैं, है ना। यस सर। तो अब हम लोग वही कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, हम लोग पहला केस में क्या ले रहे हैं, लेस देन वाला ले रहे हैं, है ना। डी स्क्वायर लेस देन 4 kj, इसको बोला जाता है अंडर डैम्प्ड केस। क्यों अंडर डैम्प्ड बोला जाता है वो अभी तुमको क्लियर हो जाएगा, फिलहाल समझो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अंडर डैम्प्ड केस कह रहे हैं। देखो इसमें क्या हुआ, इस केस में हम तुमको पता है ना रूट्स आर क्या होते हैं जी, इमेजिनरी होते हैं। क्या होता है इस केस में, देखो ये जो तुम्हारा केस है बी स्क्वायर लेस देन अगर 4ac हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं, वही कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। फॉर दिस केस द रूट्स ऑफ m1 एंड m2 आर इमेजिनरी, है ना। तो जब इमेजिनरी रूट रहेगा ना अंडर दिस कंडीशन द मोशन इज ऑसिलेटरी, तो मोशन जो तुम्हारा होगा ऑसिलेटरी हो जाएगा, समझे। तुम लोग पूछ सकते हो कि सर मोशन कैसे ऑसिलेटरी हो जाएगा, समझे, ये तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो मोशन कैसे ऑसिलेटरी हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, समझे। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में यहाँ जो m1 जो है और m2 जो है ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, इमेजिनरी यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों जब इमेजिनरी हो जाएगा तो जानते हो इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो ये दोनों फंक्शन जो है मिल के आपस में क्या बना देगा, ये जब दोनों आपस में मिलेगा ना तो ये दोनों साइन या कॉस के टर्म में आ जाएगा। तुम्हारा जो डिफ्लेक्शन जो है फाइनली साइन या कॉस के टर्म में आ जाएगा। अब तुम लोग जानते हो साइन और कॉस क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है कि नहीं जी। साइन समझते हो ना जी, यस सर। साइन, साइन थीटा, ये ऑसिलेशन ऐसे ऐसे रहता है ना जी, है ना। तो अगर तुमको इक्वेशन में अगर साइन थीटा कहीं आ रहा है दैट मींस कि तुम्हारा कहीं ना कहीं ऑसिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये तो इमेजिनरी जब होता है तो इसी तरह से हम लोग को रिलेशनशिप मिलता है, ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा वैसे कंडीशन में, ये जब अंडर डैम्प केस रहेगा ना तो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा क्या होगा, शुरू में तुम्हारा क्या होगा, ऑसिलेशन आएगा, फिर धीरे 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 ये ऑसिलेशन कम हो जाएगा, तब जाके फाइनली तुमको वो थीटा पे पहुंच जाएगा, समझे। मतलब सर्टेन टाइम के बाद से वो ऑसिलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। यही देखो लिखा गया है, under this case two roots are imaginary, thus under this condition motion is oscillatory, the galvanometer oscillates above its final steady state position with a decreasing amplitude before finally settling to its final position। ऐसा सिनेरियो में क्या होता है जी, तुम्हारा
मतलब तुम्हारा शुरू में ऑसिलेशन होगा और वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, यस सर। देखो ये ऐसा कहानी रहेगा जब तुम्हारा डी स्क्वायर लेस देन 0 रहेगा ना, ठीक, तो डी स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव डी स्क्वायर माइनस, तो नेगेटिव का रूट अंडर क्या होता है जी, नेगेटिव, और रूट अंडर के अंदर में नेगेटिव डालोगे तो इमेजिनरी होता है कि नहीं, है ना। इसीलिए तुम्हारा ये टोटल टर्म यस क्या सर। आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, है ना। और देखो ये बात ध्यान में रखो, ये साइन ओमेगा टी होता है ना, साइन ओमेगा टी को ई पे पावर जे ओमेगा माइनस ई पे पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 जे लिखेंगे। कॉस ओमेगा टी इक्वल टू ई पे पावर जे, तो मतलब कहने का मतलब ये है ई पे पावर जो है, ठीक है, इस ई पे पावर अगर जे ओमेगा है मतलब ये इमेजिनरी टर्म आया तो इसको कहीं ना कहीं से हम लोग साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सकता है, समझे। तो यहाँ पे जो मेरा जो है ना, ये दो दो ई अवेलेबल है ना, ये कहीं ना कहीं से साइन और कॉस में बदल जाएगा। उतना मैथमेटिक्स अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो अगर बताना भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, समझे। तो तुम्हारा क्या होगा, तो ये अल्टीमेटली इसका मैथमेटिक्स ऐसे आएगा कि वो तुम्हारा इमेजिनरी टर्म आ जाएगा और ये तुम्हारा ये एम्पलीट्यूड इसका देखो ऐसे जाएगा। मान लो अगर 10 एम्पियर में पहुंचना है ना इसको, तो शुरुआत से ये क्या होगा, ऐसे 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 डिक्रीज करके बढ़ेगा, घटेगा, 11 जाएगा, 9 आएगा, ऐसे घटते घटते फाइनली सर्टेन टाइम के बाद से तुम्हारा क्या होगा, वो आके फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो 10 एम्पियर का है उस पर तुम्हारा चला जाएगा, समझ गए। तो इस केस में ऐसा मोशन होगा, मोशन कैसा होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलो सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या किया गया कि रूट्स इक्वल है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक सेकेंड रुकना, तो जब रूट्स इक्वल और रियल है तब क्या होगा, तब यह कहा जाता है गैल्वेनोमीटर जो है क्रिटिकली डैम्प्ड है, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। अब क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब समझना होगा, ठीक, रूट्स इक्वल और रियल। ऐसे कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है, देखो एमओ, देखो जब तुम दोनों बराबर हो गया तो तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, M1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, देखो माइनस डी बाई 2 जे, M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई 2 जे, तो M1 बराबर M2 हो गया कि नहीं, हुआ ना, ठीक। तो ये M1 बराबर M2 हो गया, तो तुम्हारा ये जो रिलेशनशिप आएगा ना, देखो M1 M2 का वैल्यू जब तुमको मिल गया तो ये जो रिलेशनशिप है ये अब ये रिलेशनशिप ना तुमको एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप रहेगा, समझे। तो तुम्हारा वो दो गो एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक, जो तुम्हारा इक्वेशन रहेगा उसमें दो दो एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से क्या होगा ना, ये तुम्हारा बहुत स्लो, मतलब ये जाएगा, तुम्हारा इसका मोशन इस तरह से होकर यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक। मतलब इसको क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए और ये जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। अगर इस सिचुएशन से अगर थोड़ा भी, अगर आपका ये थोड़ा भी डी स्क्वायर कम रहता तो आपका ये इमेजिनरी हो जाता, ओवरशूट मिलता आपको, इस तरह से ऑसिलेशन दिखता है ना। तो ये ऑसिलेशन और नॉन ऑसिलेशन इन दोनों का लिमिट है ये, इसीलिए इसको क्रिटिकल कहा जाता है, समझे। अगला जो कंडीशन आता है वो डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 के, इस कंडीशन में दोनों रूट्स रियल होते हैं, है ना, और अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इसको ओवर डैम्प कंडीशन कहा जाता है, मतलब इसमें तुम्हारे दो दो एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाते हैं और उसके वजह से तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा मोशन, इस इंस्ट्रूमेंट का मोशन बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, ये मोशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो स्लो मोशन यहाँ पे दिखाया गया है इधर, देखो। तो ये सबसे ऊपर वाला जो फिगर है वो कौन सा है, अंडर डैम्प्ड कंडीशन का है। जो तुम्हारा ये वाला जो है बीच वाला वो है तुम्हारा क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प्ड मेरे लिए ठीक ठाक है, क्रिटिकली डैम्प्ड भी अगर इंस्ट्रूमेंट है ना तो बढ़िया है, ठीक। लेकिन ओवर डैम्पिंग हो गया ना तो तुम्हारा रीडिंग बहुत लेट से आएगा, उतना लेट से आएगा तुम सोचोगे, मतलब अगर मान लो 10 एम्पियर तक पहुंचना था तो 9 पे पहुंचा ना तो तुम सोचोगे अच्छा हो गया 9, लगता है 9 है, तुमको पता नहीं चलेगा कि आगे बढ़ेगा भी, समझे। इसीलिए ओवरडैम्प सिस्टम मतलब अवॉइड किया जाता है। प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट को क्या रखा जाता है, अंडर डैम्प करके रखा जाता है, ताकि शुरुआत में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन और फिर फाइनल स्टेडी, मतलब अंडर डैम्प कंडीशन में क्या होता है ना, तुम्हारा फाइनल डिफ्लेक्शन तुम्हारा जल्दी पहुंचता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो सेटल होने में हालांकि टाइम लगता है उसको भी, लेकिन उतना में तुमको अंदाजा लगा लेते हो कि हाँ लगभग इसी के अराउंड घूम रहा है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया। तो तुमको ओवर डैम्प कंडीशन में ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारा होता है क्या होता है, स्लगिश मैनर में पहुंचता है, स्लगिश हो जाता है, समझ गए। ओवर डैम्प कंडीशन में तुम्हारा ये स्लगिश हो जाता है। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का डायनामिक बिहेवियर।
अब देखो इसमें और भी चीजें पढ़ी जा सकती हैं। ये जो डायनामिक बिहेवियर है ना, इसमें देखो हर एक केस में क्या होता है, ये जो तुम्हारा मोशन ऐसे 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 जो दिख रहा है, इस मोशन का एक अपना इक्वेशन होगा, इसमें अपना इक्वेशन होगा। वो सारा इक्वेशन हम तुम लोगों को अभी नहीं दिखाए हैं, है ना। ये सारा इक्वेशन जो है तुम लोगों को हम अभी नहीं दिखाए हैं। वो इक्वेशन हम लोग कल, अगर मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी वो बोल देता है कि ओवरडैम्प कंडीशन का कंडीशन प्रूफ कीजिए। एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को एक दो बार क्वेश्चन पूछा है कि ओवरडैम्प कंडीशन का कंडीशन प्रूफ कीजिए। अब कंडीशन प्रूफ करना है तो तुमको तो यहाँ से तो ये आओगे ही, इतना तो तुम बताओगे ही। इसके अलावा इक्वेशन भी एक आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन भी पुट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे, समझ गए, है ना। अब अगला क्लास कब होगा जी? यस सर। अगला यस क्लास सर। कब होगा? कल तो दिवाली है ना। सर कब होगा? ठीक है, यस तो सर। कल का क्लास ऑफ रहेगा।